आप सभी का स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अगले सप्ताह ज्येष्ठ महीने की अमावस्या है। 10 जून का दिन है और उस दिन वृष राशि में सूर्य ग्रहण पड़ेगा। और ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसका जो समय है वो दिन में 1:42 से साय 6:41 तक, या आप कहें कि कुल जो है 4 घंटे 59 मिनट का जो समय है वो सूर्य ग्रहण का समय होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण पड़ता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, और मतलब सूर्य और जो चंद्रमा होते हैं पृथ्वी के एक तरफ होते हैं, या जोडियक में हम कहें कि दोनों के बीच की दूरी 0 डिग्री होती है, या अमावस्या का दिन होता है। तो ये सूर्य ग्रहण की पॉसिबिलिटी सिर्फ अमावस्या के दिन ही होती है, जबकि चंद्र ग्रहण की जो पॉसिबिलिटी होती है वो पूर्णिमा के दिन होती है। और जो सूर्य ग्रहण है वो 3 तरह के होते हैं। एक हम आंशिक कहते हैं, पार्शियल कहते हैं, एक फुल कहते हैं, एक एनुलर कहते हैं, जो हमें एक रिंग तरह की तरह से दिखाई देती है। और इस बार जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो आपको दिखाई देगा उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, भारत में, कनाडा में, ग्रीनलैंड में और रशिया में। और जहाँ तक भारत का सवाल है, ये बहुत एक आंशिक रूप से दिखाई देगा, तो इसलिए इसमें जो है जो सूतक वगैरह होता है ग्रहण के समय, वो भी इस टाइम लागू नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रहण जो है बहुत ही एक आंशिक रूप से दिखाई देगा। और बाकी जगह एक ये एनुलर सोलर एक्लिप्स है, जिसको हम कहते हैं कि एक जो सूर्य जो है एक वो रिंग ऑफ लाइट की तरह दिखाई देता है, या हम कभी कभी इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। तो उस तरह से बहुत एक अद्भुत नज़ारा होता है, बट किसी तरह से हम भारत में नहीं देख पाएंगे उसको, बट दैट इज़ अ वंडरफुल सोलर एक्लिप्स। अब क्वेश्चन ये होता है कि ज्योतिष में सूर्य ग्रहण के समय हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले, जैसे हम लोग सभी परिवारों में करते भी हैं, कि दान का बहुत महत्व है, कि सूर्य ग्रहण के समय हमें जो भी हम दान कर सकते हैं वो हमें दान करना चाहिए। मंत्रों का जाप करना चाहिए, और बहुत से लोग मंत्रों की सिद्धि भी जो है इसी समय करते हैं। तो मंत्रों का जाप करने की बहुत महत्व है। ऐसे ही हमें पूजा पाठ करें तो उसका भी बहुत फ़ायदा होता है। और ऐसे समय में हम खाना नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए, जहाँ तक पॉसिबल हो हमें खाना नहीं खाना चाहिए। और अगर फ्रिज वगैरह में कोई खाना रखा हुआ भी है, या जो हम बर्बाद नहीं कर सकते, तो उसमें हम तुलसी वगैरह की पत्तियां डाल देते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि वो ठीक रहता है, वो ख़राब नहीं होता। दूसरा, चंद्र ग्रहण को तो हम देख सकते हैं अपनी खुली आंखों से, लेकिन सूर्य ग्रहण को कभी हमें नहीं देखना चाहिए। अगर हम सूर्य ग्रहण को देखेंगे तो हमारी आइज़ के ऊपर उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। और ख़ास तौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और चाकू या कैंची आदि का प्रयोग भी उनको नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इस बार जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उसकी खास बात मैंने पहले भी शुरुआत की थी पिछले कार्यक्रम में भी, कि शनि जो है वो वक्री हो गया है, और 23 मई से 11 अक्टूबर तक शनि जो है वक्री रहेगा। और अभी गुरु भी वक्री होने वाला है, वो 20 जून को रेट्रोग्रेड होगा या वक्री होगा, और वो 20 जून से 18 अक्टूबर तक जो है वो वक्री रहेगा। और अभी जो है बुध मरकरी भी वक्री चल रहा है, और बुध जो है वो 30 मई को वक्री हुआ था और 23 जून तक वक्री रहेगा। तो वक्री प्लैनेट भी बहुत हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो मंगल है, मंगल ऑलरेडी जो है साइन नंबर 4 या कैंसर साइन में आ गया है 2 जून को, और 2 जून से 20 जुलाई तक कैंसर साइन में रहेगा। कैंसर साइन मीन्स कि इट इज अपोजिट टू द सैटर्न, वेयर सैटर्न इज प्लेस्ड, उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सैटर्न के ऊपर मंगल की दृष्टि होगी, मंगल का डायरेक्ट इफेक्ट आएगा सैटर्न के ऊपर जो है। और इसके अतिरिक्त जैसा हमने देखा कि राहु ऑलरेडी सैटर्न को देख रहा है, तो Saturn जो है now it will afflicted with the Mars and Rahu, and not only afflicted, it is also retrograde, so it becomes very powerful, and with affliction it can cause lot of damage also.
का जो समय होगा उस समय सूर्य भी मकर राशि में होगा। इसका मतलब जो पोजीशन है बहुत ख़राब होगी, और ख़ास तौर से जिनके भी व्यक्तियों के हॉरोस्कोप में 10 नंबर जो राशि है जिस हाउस में प्लेस्ड है उससे संबंधित जो भी सिग्निफिकेशंस होते हैं, कारकत्व जो होते हैं, उसमें काफ़ी परेशानी आने की संभावना है। तो मैं ये कहूँगा कि जो अभी तक 20 जुलाई तक का समय है वो बहुत अच्छा समय नहीं है। उसमें हमें सभी को बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, और आप देख सकते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में जो 10 नंबर राशि है वो किस हाउस में है। तो उस हाउस के सिग्निफिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और बहुत अच्छा समय नहीं है। अगर हम देश की बात करें तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो सकती है। उस टाइम जो है नेचुरल डिसास्टर्स भी हो सकते हैं, और ख़ास तौर से जो लोग स्पेकुलेशन में या शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं, तो चांसेस यही हैं कि शेयर मार्केट में भी बहुत वोलेटिलिटी नज़र आएगी उस टाइम, और जो बियरिश ट्रेंड होगा उस टाइम जो है, और काफ़ी जो है पोजीशन ख़राब हो सकती है। तो इन सब पॉइंट्स ऑफ व्यू से कि हम कहें कि 20 जुलाई तक का समय जो है बहुत अच्छा नहीं है। हमें जो भी हमारे ध्यान रखें आप सब लोग, और ख़ास तौर से अपना हॉरोस्कोप देख लें, और जहाँ भी 10 नंबर राशि है उस हाउस के सिग्निफिकेशन से कनेक्टेड थोड़ा सा एक सावधानी बरतेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अब एक प्रश्न आया है, वो शायद सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए अच्छा है। ये पूछा गया है कि शादी के समय जब हम हॉरोस्कोप मैच करते हैं तो हॉरोस्कोप मैच करने के लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम लोग सभी परिवार में शादियां होती हैं और उस टाइम सभी लोग हॉरोस्कोप मैचिंग की बात करते हैं। और नॉर्मली जो प्रथा है या जिससे हम अवगत हैं, तो जैसे ही जब शादी का प्रश्न आता है तो हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप बताइए कितने गुण मिल रहे हैं। अष्टकूट मिलान होता है ज्योतिष में, और उसमें हम पूछते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं। और आजकल तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी के पास एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर हैं, और हम सॉफ्टवेयर में दोनों लड़के लड़की की डेट डाल के हमें पता लग जाता है कितने गुण मिल रहे हैं, और उसके बेसिस पर, उसके आधार पर शादियां हो जाती हैं। और दोस्तों मैं बताऊं कि एक बहुत ही एक दुर्भाग्य है हम लोगों का कि भारत जैसे देश में जहां ये ज्योतिष का विद्या डेवलप हुई, या ज्योतिष की विद्या भारत से इसकी शुरुआत हुई, हमने उसको इतना खराब कर दिया है कि शादी के मामले, जो कि शादी एक बहुत एक महत्वपूर्ण हमारा लाइफ का एस्पेक्ट है, उसको डिसाइड करने के लिए हमने इतना इसका गलत उपयोग करना शुरू कर दिया। और 95% ऑफ द मैरिजेस दैट आई नो दे आर बेस्ड ऑन जस्ट अष्टकूट मिलान ओनली, कि कितने गुण मिल रहे हैं आप बता दीजिए। अगर 18-19 से ज़्यादा है तो शादी के लिए बहुत अच्छा है। और कभी कहते हैं कि कुछ लोगों को 36 गुण भी मिलते हैं, तो वो तो बहुत खुश हो जाते हैं कि हो, इससे अच्छा तो कोई मैच हो नहीं सकता। और जब शादी होती है तो पता लगता है कि कुछ दिनों में ही शादियों में बहुत एक विकट समस्या शुरू हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि गुण नहीं मिलते बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मजबूरी में शादी करनी पड़ती है, और उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। उसका कारण है, दो कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। कि पहली चीज़ तो ज्योतिष शास्त्र है, उसने कभी नहीं कहा कि हॉरोस्कोप मैचिंग इज जस्ट अष्टकूट मिलान। इट नेवर सेड लाइक दिस एक्चुअली। ये तो हमने उसको एक गलत अर्थ निकाल लिया, लेकिन जो ज्योतिष शास्त्रों के हिसाब से मैरिज इज मच मोर देन द अष्टकूट मिलान। ये बहुत एक कोई आसान काम नहीं होता, और उसको मैचिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जो कि किसी भी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर द्वारा ही किया जा सकता है। और जब हम अष्टकूट के बेसिस पर शादी करते हैं तो हम सोच लीजिए कि बिल्कुल जो ऑब्सोलीट कंसेप्ट है, आउटडेटेड कंसेप्ट है, उस पर हम जा रहे हैं, जिसका कोई भी रेलेवेंस शादी के मामले में आजकल नहीं है। उसका कारण है कि जब अष्टकूट मिलान का प्रिंसिपल बना होगा हजारों हजारों साल पहले, जब हमारा जो सोसाइटी थी बिल्कुल अलग टाइप की थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हुआ करती थी, और पर्पज़ ये था कि फीमेल का फैमिली मैटर में कोई से नहीं होना चाहिए। उस दृष्टि से सारा हॉरोस्कोप देखा जाता था कि कहीं ना कहीं लड़की का कोई ऐसा रोल नहीं होना चाहिए, लड़का इतनी इंटेलिजेंट ना हो, इतनी कैपेबल ना हो, जो कि आपके फैमिली मैटर्स में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सके।
और मेल को सुप्रीम माना गया था, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। तो उसकी ध्यान में रखकर ये अष्टकूट मिलान का प्रिंसिपल बनाया गया था। बिल्कुल सही है, उस टाइम के लिए शायद सही होगा, लेकिन आज सोसाइटी पूरी तरह से चेंज हो गई है। नाउ देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मेल डोमिनेशन, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं है। वी टॉक ऑफ इक्वालिटी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एक्चुअली, एंड बोथ आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। पहले लड़कियों के पास कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था कि अगर शादी हो गई है तो उनको रहना पड़ेगा, दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, बट अब ऑप्शन है। अब अगर क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो अब बात पूरी तरह से अलग है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हम लोग आज भी 95% केसेस में शादी जब करते हैं तो अष्टकूट मिलान देखकर करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। उसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि ज्योतिष शास्त्रों में हॉरोस्कोप मैचिंग के बारे में क्या कहा और हॉरोस्कोप मैचिंग कैसे की जाती है। बट ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है और ये प्रश्न हम सभी के लिए ज़रूरी है। इसका जो हमारे मन में बहुत सारे जो संदेह हैं या प्रश्न हैं, उनका समाधान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस दृष्टि से हम अपने कार्यक्रम में इसको विस्तार रूप से चर्चा भी करेंगे जब आपने प्रश्न उठाया है। बट जो चीज़ें हमें कंसिडर करनी है इससे पहले कि हम उसके डिटेल में जाएं कि हॉरोस्कोप मैच कैसे होता है, 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। कि पहले जो है ज्योतिष के हिसाब से या हिंदू धर्म के हिसाब से शादी क्या है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ज्योतिष शादी के बारे में क्या कहता है या हमारा हिंदू धर्म शादी के बारे में क्या कहता है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद जब शादी का प्रश्न आता है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि 12 भाव होते हैं हमारे हॉरोस्कोप में, और जब भी हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जानते हैं और हम सभी परिचित भी हैं कि जो शादी का भाव है वो 7वां भाव है, 7th हाउस है, और स्ट्रेट अवे हम 7th हाउस को देखते हैं और उसके बेसिस पर हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं अबाउट द मैरिज, एंड दैट इज टोटली रॉन्ग बिकॉज marriage is not the 7th house. 7th house is only the nature of the spouse. मैरिज से संबंधित बहुत सारे हमारे लाइफ के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं। पहले हमें वो देखना पड़ेगा कि हम किस हाउस से क्या चीज़ देखते हैं जो मैरिज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से भाव हैं ज्योतिष में या हमारे हॉरोस्कोप में जिनको हमें देखना है मैरिज के बारे में। फिर ज्योतिष में प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, और जैसा हम जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। इसमें से कुछ प्लैनेट हैं जिनका जो मैरिज से बहुत ज़्यादा संबंध है, या हम उन्हें मैरिज के कारक भी कहते हैं, सेक्स के कारक भी कहते हैं। तो उनकी भी हम चर्चा करेंगे कि जो प्लैनेट हैं, कौन सा प्लैनेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक कॉमन सवाल होता है जिसको कि हम मांगलिक दोष कहते हैं, कि मांगलिक दोष ज्योतिष में क्या है और उसका हमारा मैरिज से क्या संबंध है। तो उसके बारे में भी हम एक डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बिना उसके जो है मैरिज कंप्लीट नहीं हो सकती। और एक बहुत हमारे अंदर भ्रम है मांगलिक दोष के बारे में, बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत मिथ हैं, बहुत गलत फहमियाँ हैं, उनको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे इसी कार्यक्रम के द्वारा। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि ज्योतिष में हॉरोस्कोप मैचिंग क्या होता है और ज्योतिष शास्त्रों में क्या कहा गया कि हमें जब हॉरोस्कोप मैचिंग की बात करते हैं तो हमें क्या क्या देखना चाहिए, जो कि आपका एक प्रश्न भी है। तो दोस्तों, हम इन्हीं की सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। आज मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ज्योतिष के हिसाब से शादी क्या है, और जब थोड़ा सा आपको पता लगेगा देन आई थिंक द पोजीशन विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। शादी क्या है? शादी जो है 2 व्यक्तियों का संबंध है, आप और आपका जीवन साथी, आप और आपका जीवन साथी। और ज्योतिष में हम अपने बारे में प्रथम भाव से देखते हैं, फर्स्ट हाउस से देखते हैं। जहाँ तक अपने बारे में, अपनी नेचर, टेम्परामेंट, पर्सनैलिटी का सवाल है, तो दैट वी सी फ्रॉम द फर्स्ट हाउस। और जो आपका जीवन साथी है उसके बारे में हम 7th हाउस से देखते हैं, 7वां भाव। तो ये जो 2 हाउसेस हैं, फर्स्ट और 7th, तो स्ट्रेट अवे हम लोग 7th हाउस की तरफ पहुंच जाते हैं।
लेकिन कोई ये नहीं देखता कि आप खुद कैसे हैं। और सारा जो शादी का दारोमदार होता है वो डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। अगर आप ठीक हो तो दूसरा व्यक्ति कैसा भी हो शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप खुद ठीक नहीं हैं तो दूसरा व्यक्ति कितना भी अच्छा हो शादी नहीं चल सकती। तो कभी हम अपनी तरफ नहीं देखते, फर्स्ट हाउस की तरफ नहीं देखते, हम सीधा जो है वो सेवन्थ हाउस की तरफ चले जाते हैं। तो मेनली जो फर्स्ट और सेवन्थ हाउसेस हैं, जो दो व्यक्ति हैं जिनका आपस में संबंध होना है, जिसको कि हम शादी कहते हैं, वो हम फर्स्ट और सेवन्थ हाउस से देखते हैं। अब बहुत ही एक विचित्र बात है, ज्योतिष में आप फर्स्ट हाउस में कोई भी राशि को रखिए, कोई भी राशि ले लीजिए, 1 से 12 तक, आप एरीज से लेकर पाइसेस तक जितनी भी राशियां हैं, कोई भी राशि को आप कंसिडर कर सकते हैं। और आप एक फर्स्ट हाउस में कोई भी राशि लीजिए, एंड सरप्राइजिंगली यू विल फाइंड कि जो राशि 7th भाव में आती है, दैट इज द एनिमी ऑफ द फर्स्ट हाउस, एनिमी ऑफ द राशि ऑफ द फर्स्ट हाउस। कि फर्स्ट हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड हमेशा एक दूसरे के दुश्मन मिलेंगे ज्योतिष के हिसाब से। जो हमारी प्लैनेट की करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फ्रेंडशिप चार्ट हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जो फर्स्ट हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इट्स वेरी रेलेवेंट एंड वेरी सरप्राइजिंग आल्सो। तो ज्योतिष में कहा कि जो बंधन होने जा रहा है शादी का, वो ऐसे दो व्यक्तियों के बीच में होने जा रहा है जो बिल्कुल अपोजिट नेचर के हैं। मैं दुश्मन नहीं कहूँगा यहाँ पर क्योंकि शादी है, बट दोनों बिल्कुल अपोजिट नेचर के होते भी हैं। और जनरली ये प्रश्न आता भी है, हम जब भी किसी हस्बैंड वाइफ से बात करते हैं तो हर कोई यही कहता है कि हम दोनों की नेचर बिल्कुल अपोजिट है, दो अपोजिट नेचर के व्यक्तियों को ईश्वर ने कैसे मिला दिया। और ये हमेशा एक बहुत विकट समस्या रहती है कि ये कैसे हो गया एक्चुअली में। तो ज्योतिष के हिसाब से हस्बैंड एंड वाइफ हमेशा जो है अपोजिट नेचर के ही होंगे। सेकेंडली जो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम 7वें भाव को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि 7वां भाव जो है दैट इज 11th फ्रॉम 9th हाउस एंड 9th फ्रॉम 11th हाउस। 9th हाउस हमारा भाग्य का स्थान है और 11th हाउस हमारा गेन का स्थान है। तो ये जो 7वां भाव है, दिस इज 9th फ्रॉम 11th एंड 11th फ्रॉम 9th हाउस। तो दोनों तरफ से ये आपके भाग्य को प्रभावित करता है। इसीलिए कहते भी हैं कि जब किसी भी परिवार में लड़के की शादी होती है तो लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, या कभी कभी जो लड़का या लड़की शादी से पहले बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं तो हम कहते हैं कि इनकी शादी कर दो, बहुत अच्छा हो जाएगा। वो इसीलिए कहते हैं कि एक स्पाउस ही है, एक जीवन साथी ही है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। और कोई व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपके भाग्य के ऊपर उसका प्रभाव पड़ सके। सिर्फ एक जीवन साथी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। होता भी है, हम लोग देखते भी हैं कि शादी से पहले कुछ लोग बहुत अच्छे नहीं होते एंड इमीडिएटली आफ्टर मैरिज दे गेट प्रॉस्पेरिटी इन द लाइफ। उल्टा भी होता है कि शादी से पहले बहुत अच्छे होते हैं लेकिन शादी के बाद जो है वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो एक 7th हाउस ही है या शादी का स्थान ही है या मैं कहूँगा जीवन साथी ही है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। संसार में कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपके भाग्य को प्रभावित कर सके। सिर्फ एक जीवन साथी ही है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। अब ज्योतिष ने क्या कहा कि दो अपोजिट नेचर के व्यक्ति मिल रहे हैं, और हम जो हिंदू धर्म में जन्म का संबंध तो है ही है, 7 जन्मों के संबंध की बात करते हैं। तो दो अपोजिट नेचर के व्यक्ति 7 जन्म तक इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, पहली चीज जो है। और दूसरा जो एक जीवन साथी ही जो है एक आपके भाग्य को प्रभावित कर सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हो गई आपके लिए। तो ज्योतिष में यही कहा कि इट इज अ वेरी डेलिकेट रिलेशनशिप एंड इट हैज टू बी डेल्ट विद द सेम डेलिकेसी। मतलब जब तक आप husband and wife, even being difference of opinion on each and everything, unless they trust each other, unless they respect each other, unless they are affectionate to each other, there can't be prosperity in the life.
लाइफ में, मैरिड लाइफ में कभी भी प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती। तो दिस इज़ व्हाट ज्योतिष सेज अबाउट मैरिज। हम कंटिन्यू करेंगे मैरिज को और देखेंगे कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो क्या कहता है, कौन से हाउसेस हैं जो रेलेवेंट है मैरिज के लिए, कौन से प्लानेट हैं जो रेलेवेंट है मैरिज के लिए, मांगलिक दोष क्या है, और ज्योतिष ने हॉरोस्कोप मैचिंग के बारे में क्या कहा, हमें एग्जैक्टली क्या देखना चाहिए जो है जब हम मैचिंग की बात करते हैं। अभी कुछ प्रश्न आए थे मेरे पास, अभी भी आप लोग काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और काफ़ी प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पहले जो पिछले सप्ताह के जो प्रश्न थे आप लोगों के, उनका हम कुछ जवाब दे सकें। पहला प्रश्न है वीके जैन साहब हैं गाजियाबाद से। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज़ 11 फरवरी 1964, टाइम इज़ 3 in the morning एंड प्लेस इज़ गाजियाबाद। ये लिख रहे हैं कि सर हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग में डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा है कि आप गाइड करिए कि हमें क्या करना चाहिए और ये प्रॉब्लम क्यों है। हमने इनका हॉरोस्कोप देखा और इनका जो लग्न है वो स्कॉर्पियो लग्न है, 8 नंबर राशि है, और सेकंड हाउस में मून और केतु का प्लेसमेंट है, और थर्ड हाउस में सन मार्स मरकरी है, चौथे घर में सैटर्न है, पांचवें घर में जुपिटर वीनस है, और आठवें घर में जो है वो राहु की पोजीशन है। पहली चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा कि जो इनके हॉरोस्कोप में जो प्लैनेट की पोजीशन है बहुत अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि लग रहा है जैसे कि मंगल उच्च का है, शनि अपने मूल त्रिकोण साइन में है, जुपिटर अपनी राशि में है, शुक्र जो है वो भी उच्च का है 5th हाउस में। तो इट अपीयर्स टू बी अ वंडरफुल पोजीशन, इसमें कोई डाउट नहीं लगता कि नॉर्मली अगर आप इस हॉरोस्कोप को देखेंगे तो बहुत अच्छी पोजीशन नज़र आएगी। बट ज़्यादातर प्लैनेट आप देखेंगे कि उनकी डिग्री या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। इट मीन्स दे बिकम ए वेरी वीक प्लैनेट्स, ऑलमोस्ट ऑल प्लैनेट। और सेकेंडली जो मंगल है वो सन के बहुत पास है, सन 27 डिग्री का है और मंगल जो है वो 29 डिग्री का है। तो मार्स इज कम्बस्ट, बैडली कम्बस्ट, उच्च का होते हुए भी इट बिकम्स ए नेगेटिव प्लैनेट, इट बिकम्स ए मेलेफिक प्लैनेट। और जो सारे जो प्लैनेट हैं वो राहु केतु एक्सिस के बीच में है, तो मैं कहूँगा काल सर्प दोष है, पूरी तरह से काल सर्प दोष से प्रभावित भी है। और जब भी काल सर्प दोष होता है किसी की हॉरोस्कोप में तो नेचुरली इट क्रिएट्स सम बैलेंस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द लाइफ, सम इम्बैलेंस इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली, तो वो भी चीज़ है। बट जो इन्होंने बात की कि सांस की प्रॉब्लम चल रही है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर आप देखें कि जनवरी करीब 22 जनवरी 2020 को शनि जो है 10 नंबर राशि में गोचर किया था, तो वहाँ पर इनका सन और मार्स ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो शनि का जो गोचर हुआ 3rd हाउस में सन और मार्स के ऊपर से हुआ, और अभी जो है वो राहु भी देख रहा है उसको। राहु जो है इस समय टॉरस साइन में है, तो राहु की दृष्टि भी उसके ऊपर पड़ रही है। और अभी जो है 2 जून से मंगल जो है वो 4 नंबर राशि में आ गया, तो मंगल भी जो है उसको देख रहा है। तो इस समय जो 3rd हाउस में अगर आप एफ्लिक्शन देखेंगे कि सन मार्स ऑलरेडी वहाँ पर है और उसको सैटर्न और राहु भी देख रहे हैं, तो 3rd हाउस इज बैडली एफ्लिक्टेड। And 3rd house, and particularly because Mercury is there, so Mercury is connected with all these things, whatever he is facing actually. तो ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो जाती है, और मैं तो कहूँगा कि करीब जो पिछले एक डेढ़ साल से जो समय चल रहा है वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ख़राब समय है। और अगले जो 20 जुलाई तक का समय है वो तो वाकई में ही बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड है, इस रियली ये ट्राइंग पीरियड, क्योंकि गोचर जो है बहुत ख़राब है और आगे आगे जो है वो गोचर और भी ख़राब हो जाएगा। और ख़ास तौर से जब हम देख रहे हैं कि सारे प्लैनेट वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत ही एक क्रिटिकल टाइम है, इसमें कोई भी नेग्लिजेंस बिल्कुल ना करें। जो भी आपको डॉक्टर है उससे एडवाइस लें, तभी जो है कुछ हो सकता है, क्योंकि ज्योतिष में भी अगर हम उपाय बताएंगे तो इमीडिएट कोई किसी उपाय का इफेक्ट नहीं होता है। तो बेस्ट थिंग इज़ कि यू शुड गो अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट, और जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो आपको करना चाहिए, इसमें कोई नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए।
सेकंड जो क्वेश्चन आया है मिस्टर विवेकानंद विवेक हैं, ये 3 अगस्त 78 है इनका डेट ऑफ बर्थ, और टाइम 7:55 है, और जो बर्थ प्लेस है वो फरुखाबाद है। ये कह रहे हैं कि बिजनेस नहीं चल रहा है, परिवार में भी गृह क्लेश ज़्यादा है, जो काम सालों से पेंडिंग है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम इनका हॉरोस्कोप देखें तो जो लग्न है वो सिंह राशि है, जहाँ पर सैटर्न और मरकरी का प्लेसमेंट है। सेकंड हाउस में वीनस मार्स राहु का प्लेसमेंट है, और 12th हाउस में सन और मून है, और जो 11th हाउस है वहाँ पर जुपिटर का प्लेसमेंट हो रहा है। और नवांश चार्ट में इनका जो लग्न है वो वर्गोत्तम है, तो लग्न बिकम्स वेरी पावरफुल इन दैट केस एक्चुअली। और जो दशा इस समय इनकी जो ऑपरेट हो रही है वो वीनस के अंदर जो है वो मून की दशा चल रही है 15 अप्रैल 2021 से, और ये दशा जो है 17 दिसंबर 2022 तक रहेगी। और अभी जैसे मैंने कहा कि सैटर्न जो है वो बैडली अफ्लिक्टेड है, और इनके जो लग्न में शनि है और मरकरी के साथ वहाँ पर उसका प्लेसमेंट है, तो ये पोजीशन जो है बहुत अच्छी नहीं है। तो 20 जुलाई तक ख़ास तौर से कोई सुधार होने की उम्मीद नहीं है, और मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आप शांतिपूर्वक काम करें, क्योंकि जो घर का क्लेश है वो भी बढ़ सकता है, या जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ सकती हैं। तो सब चीज़ों पर थोड़ा सा आत्मनियंत्रण रखकर आप काम करिए, बट 20 जुलाई के बाद पोजीशन इम्प्रूवमेंट होना शुरू होगी। और मैं कहूँगा कि जो ख़ास तौर से जो सितंबर 2021 के बाद पोजीशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा, और उस टाइम आप देखेंगे कि जो भी आपके काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, आपको जो सिल्वर लाइनिंग क्लियरली नज़र आएगी, आपके काम जो है वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अप्रैल 2022 तक काफ़ी अच्छा एक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, बट यही है कि अभी आपको कुछ समय मतलब सितंबर तक वेट करना पड़ेगा, और सितंबर के बाद जो प्लानिटरी पोजीशन होगी दैट विल बी डेफिनेटली बेटर, और जो भी आपके काम हैं वो भी पूरे होंगे, और परिवार में भी जो है वो सुख शांति। देहरादून से this is about somebody who's is a male person, somebody whose date of birth is 11th December 1980, time is 17:35 and place is लखीमपुर खेरी। ये पूछते हैं कि मैरिज होने की कब पॉसिबिलिटी है, और लाइफ में जो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा हॉरोस्कोप है। तो इनका जो लग्न है वो जेमिनी साइन है, 3 नंबर राशि है, और सेकंड हाउस में राहु है, 4th हाउस में जुपिटर और सैटर्न का प्लेसमेंट है, 5th हाउस में वीनस है जो अपने राशि में बैठा हुआ है, 6th हाउस में सन और मरकरी है, 7th हाउस में मार्स है, 8th हाउस में मून और केतु का प्लेसमेंट है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम ये देखें कि मून इज़ 11 एंड केतु, पहली चीज़ तो कालसर्प योग है इनके हॉरोस्कोप में, सारे प्लैनेट जो हैं वो राहु केतु एक्सिस के बीच में हैं, तो एक ये कालसर्प योग बनता है। दूसरा, वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी है, सैटर्न जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि सैटर्न जो है वो 9th हाउस का लॉर्ड है भाग्य स्थान का, और केंद्र स्थान में बैठा हुआ है। इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ ट्राइन इन द केंद्र, इट मेक्स ए वेरी पावरफुल राजयोग आल्सो। और मंगल और नहीं, एक्सचेंज नहीं है इनका, बट अगर हम 7th हाउस को देखें तो 7th हाउस जो है बैडली अफ्लिक्टेड है, क्योंकि सारे मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन जो है वो 7th हाउस में आ जाता है। और इसी तरह से अगर हम D9 चार्ट देखें, नवांश चार्ट जिसको कि हम मैरिज के पर्पज से देखते हैं, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो 7th हाउस हैं, 8th हाउस हैं, दे आर बैडली अफ्लिक्टेड। तो यही इंडिकेट करते हैं कि जो
मैरिटल हैप्पीनेस है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट बहुत अच्छा नहीं है। शादी का सुख बहुत अच्छा नज़र नहीं आता, बट फिर भी अगर हम दशा वगैरह की बात करें तो अभी जो जुपिटर मरकरी का पीरियड चल रहा है वो 13 सितंबर 2021 तक है। उसके बाद केतु का पीरियड आएगा जो 19 अगस्त 22 तक है। उसके बाद केतु वीनस का पीरियड ऑपरेट होगा। तो केतु वीनस, क्योंकि वीनस का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है इस हॉरोस्कोप में, तो उस टाइम शादी की संभावना है कि नेक्स्ट ईयर सितंबर 22 से लेके दिसंबर 22 तक के टाइम में जो है। प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट अपीयर्स टू बी गुड हॉरोस्कोप। पर्सन इज क्वाइट इंटेलिजेंट आल्सो, क्वाइट क्रिएटिव आल्सो, एंड प्रोफेशनली आई थिंक यू शुड डू वेल नाउ, क्योंकि जैसे ही ये जो जुपिटर केतु का पीरियड ख़त्म होगा सितंबर 22 से जो है, उस टाइम के बाद प्रोफेशनली भी काफ़ी अच्छी पोजीशन रहेगी। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये ठीक है, बट शादी के सुख में जो एक्सपेक्टेड होता है वैसा सुख नज़र नहीं आता। फिर भी जो शादी की संभावना है वो सितंबर 22 के बाद है। दोस्तों, समय की कमी है, आप भी आज काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे आपने प्रश्न किए हैं और मेरी भी मजबूरी है, मैं आज उनको नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अगले सप्ताह में मैं इन सारे प्रश्नों का आपको जवाब दूंगा। आप प्रश्न भेजते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इतने सारे प्रश्न आते हैं, इतने सारे लोग आप शामिल होते हैं प्रोग्राम में, और आप भेजते रहिए, हम आपका उत्तर डेफिनेटली देते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।